इस घटना की शुरुआत होती है 11 मई 2025 से। जगह है राजस्थान का एक ऐसा शहर जिसे वीरों की धरती या वीरों के शहर के नाम से जाना जाता है, चित्तौड़गढ़। हालांकि पूरे राजस्थान में वीरता की कहानियां भरी पड़ी हैं, लेकिन चित्तौड़गढ़ का खास मुकाम है। तो सुबह का वक्त है, तकरीबन 11 साढ़े 11 बज रहे हैं और चित्तौड़गढ़ के एक प्रोमिनेंट लोकेशन में शहर के एक मेन रोड पर सीसीटीवी कैमरे में कुछ तस्वीरें कैद होती हैं। ये तस्वीरें क्या है? ऐसे तो रोड पर दिख रहा है कि बहुत सारे लोग जा रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं, बाइक से लोग गुजर रहे हैं। इन्हीं तस्वीरों में एक शख्स स्कूटी पर आता हुआ दिखाई देता है और स्कूटी के पीछे से बाइक पर एक और आदमी आता हुआ दिखता है, जो स्कूटी वाले के पास आकर हाथ उठाकर इशारे से कुछ बोलता या उसे कुछ करता हुआ लग रहा है, दिख रहा है। क्योंकि तस्वीरें बहुत दूर से कैप्चर हुई हैं, बहुत क्लियर नहीं हैं। तो इसके बाद वो जो बाइक वाला आदमी है, जो पीछे से ओवरटेक करके आया और स्कूटी वाले को देखकर उसने कुछ इशारा जैसा किया, वो बाइक वाला तो आगे निकल जाता है। स्कूटी वाला जो आदमी है वो कुछ देर के लिए वहाँ रुकता है और रुकने के बाद फिर वो स्कूटी लेकर आगे बढ़ने की शुरुआत करता है। मुश्किल से 5 से 6 कदम वो आगे गया होगा कि वो स्कूटी समेत मुंह के बल लड़खड़ा कर रोड पर गिर जाता है। और जैसे ही वो गिरता है स्कूटी लेकर, फौरन आसपास के लोग दौड़कर उसकी मदद के लिए आते हैं, उस आदमी को संभालते हैं, उठाते हैं, स्कूटी सीधी करते हैं। लोगों को शुरू में तो दूर से देखकर लगा कि शायद कोई अटैक आ गया या सिर चकरा गया, लेकिन जब लोग पास जाते हैं तो लोग देखते हैं कि शरीर से खून बह रहा है, खासकर सीने से और दूसरे पार्ट से खून की धार बह रही है। लोगों को ये लगने लगता है या समझ में आ जाता है कि शायद इन्हें गोली मारी गई है। आनन फानन में लोग उस आदमी को एक दूसरे की मदद से नज़दीक के अस्पताल में ले जाते हैं और डॉक्टर वहाँ कुछ देर के बाद उस शख्स को ब्रॉट डेड करार देते हैं, यानी मुर्दा करार देते हैं। ये पूरा वाकया, ये पूरा सीक्वेंस सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है और वो सीसीटीवी की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। अभी आप देख भी रहे होंगे शायद। अब जब गोली लगने की बात सामने आती है तो ये क्लियर हो जाता है कि ये मर्डर है और ब्रॉड डे लाइट में ये मर्डर हुआ है, दिन दहाड़े। पुलिस जांच में लगती है और साथ ही जो कातिल है उसकी तलाश करने लगती है। इस बीच जो मरने वाला शख्स है उसकी भी पहचान साफ हो जाती है। वो कोई मामूली आदमी नहीं, बल्कि एक ऐसा शख्स था, एक ऐसा आदमी था जिसे पूरा चित्तौड़गढ़ शहर उनके नाम से पहचानता था। नाम था रमेश इनानी। रमेश इनानी साहब जो हैं वो बीजेपी के लीडर थे और इसके साथ साथ अमीर कारोबारी भी थे और उनका कुरियर का काम था। तो शहर में उनकी अच्छी खासी इज्जत थी। सिंधी समाज से वो आते हैं और मतलब अच्छा बोलबाला था। लेकिन रमेश इनानी को सुबह सुबह तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे किसी ने इस तरह से क्यों टारगेट किया, क्यों उनकी गोली मारकर हत्या कर दी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल था और पुलिस के लिए भी एक बड़ा चैलेंज कि इस कहानी की तह तक वो पहुंचती, इस घटनाक्रम की तह तक वो पहुंचती। पुलिस ने अब सीसीटीवी फुटेज का बहुत बारीकी से मुआयना करना शुरू किया और एक एक फ्रेम पुलिस देखने लगी। पुलिस को जितना भी समझ में आया डील डॉल या हुलिये से, उस शूटर के बारे में पुलिस ने पता किया। उसके बाद चूंकि इन सीसीटीवी फुटेज में शूटर का चेहरा नहीं दिख रहा था, तस्वीरें भी बहुत साफ नहीं थी, तो पुलिस को लगा कि कुछ शहर के अगर दूसरे फुटेज कहीं के मिल जाए तो इस काम में कामयाबी मिल सकती है, शूटर तक पहुंचा जा सकता है। खास बात ये भी है कि शूटर ने हेलमेट लगा रखा था, तो उसका चेहरा तो ऐसे भी नहीं दिखता। अब पुलिस ने अलग अलग जगहों पर शहर में, जहां पर भी प्रोमिनेंट लोकेशन पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, पुलिस ने उसको चेक करने की शुरुआत की। पुलिस चेक करती रही और करते करते आखिरकार एक शराब के ठेके के पास जो कैमरा लगा था, उस कैमरे से पुलिस को इस मामले की पहली लीड मिली। क्योंकि उस कैमरे में वही आदमी जिसने गोली चलाई थी, जिसने शूट किया था, वो आदमी उस कैमरे में नज़र आ रहा था। वो बाइक लेकर आया, बाइक से उतरा, उसने हेलमेट भी उतारी, फिर वो शराब खरीदने गया और फिर वो शराब लेकर वापस आता हुआ भी दिख रहा था। यहाँ पर उसकी तस्वीरें साफ साफ कैद हुई थी और इन तस्वीरों को देखकर पुलिस को उस शूटर के बारे में पहली बार एक आइडिया लगा कि ऐसा उसका चेहरा मोहरा है, ऐसा उसका हुलिया है। फिर पुलिस ने पूरे शहर की नाकेबंदी कर उसकी तलाश तेज़ कर दी। पुलिस की कोशिश रंग लाई और तकरीबन 7 से 8 घंटे गुजरते गुजरते पुलिस ने उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया जिसने बीच सड़क पर रमेश इनानी को गोली मारी थी। इस आदमी का नाम था मनीष दुबे।
मनीष दुबे चित्तौड़गढ़ तो छोड़िए, राजस्थान का ही रहने वाला नहीं था। वो आया था बनारस से, उत्तर प्रदेश से। अब एक हैरान करने वाली बात यह थी कि उत्तर प्रदेश के बनारस के आदमी का रमेश ईरानी से ऐसी क्या दुश्मनी कि वहाँ से आकर यहाँ बीच सड़क पर चलती बाइक से गोली मार रहा है। तो पुलिस ने जब मनीष दुबे से, यानी उस शूटर से, पूछताछ करने की शुरुआत की तो उसने पुलिस को एक कहानी सुनाई। ये कहानी कुछ ऐसी थी कि मेरी रमेश ईरानी साहब से किसी मोड़ पर, किसी मुकाम पर मुलाकात हुई थी और उन्होंने मुझे बड़ा अपमानित किया, जलील किया। मैंने उस अपमान का बदला लेने के लिए उनको गोली मार दी, उनकी हत्या कर दी, वगैरह वगैरह। अब ये एक ऐसी कमज़ोर कहानी थी, बेसिर पैर की कहानी, जिस पर पुलिस यकीन नहीं कर सकती थी, क्योंकि बनारस के आदमी का रमेश ईरानी से कोई कनेक्शन हो, और वो भी न तो फैमिली टर्म्स है, न फ्रेंडशिप वाली बात है, न बिजनेस का टर्म्स है, ऐसा कुछ भी इस्टेब्लिश नहीं हो पाया। फिर किस बात का अपमान और किस बात का कनेक्शन? पुलिस समझ गई कि ये बंदा, ये आदमी झूठ बोल रहा है। अब पुलिस ने ये जो शूटर है मनीष, इससे और सख्ती से पूछताछ शुरू की, और जब इसको पुलिस ने कायदे से टाइट किया, पूछताछ इससे की, तो इसने एक शख्स का नाम लिया, एक आदमी का नाम लिया जिसका नाम है भजना राम। अब ये भजना राम जो है वो एक धार्मिक संगठन से जुड़ा हुआ था, रामद्वारा से। ये राम स्नेही संप्रदाय का एक ठिकाना है, धार्मिक मठ कह लें आप, धार्मिक मठ है, उससे जुड़ा हुआ था भजना राम। तो जब तफ्तीश शुरू हुई तो पता चला कि मनीष दुबे का भजना राम से कनेक्शन है और उससे मनीष दुबे की बातचीत हुई है, और भजना राम उसी चित्तौड़गढ़ का ही रहने वाला है। इस बीच जब छानबीन हो रही थी तो रमेश ईरानी के जो घर के लोग थे वो बहुत जोर देकर पुलिस को एक बात बता रहे थे। उनका ये कहना था कि इस मर्डर में मनीष दुबे जो शूटर है वो तो सिर्फ एक मोहरा है, और इस पूरी कॉन्स्पिरेसी, पूरी साजिश के पीछे एक तथाकथित नामी संत है रमता राम, जिसने ये सारा मर्डर प्लान किया है, जिसने ये सुपारी देकर रमेश ईरानी की हत्या करवाई है। अब घर वाले तो कह रहे थे, पुलिस भी सुन रही थी, धरना प्रदर्शन हो रहा था शहर में, लेकिन पुलिस को किसी भी आदमी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को सबूत चाहिए होता है, और यहाँ तो ये तथाकथित संत जो है रमता राम, इसके लाखों चाहने वाले हैं। ये भजन प्रवचन करता हुआ घूमता है, एक संत का चोला पहना हुआ है। तो पुलिस उस पर हाथ डालने से भी घबरा रही थी, सोच में पड़ी हुई थी कि भाई कैसे पकड़े बगैर किसी सबूत के। तो इस बीच अच्छा, घर वाले ऐसा क्यों कह रहे थे? घर वालों के पास इसका भी जवाब था, इसकी भी दलील थी। उन्होंने ये बताया कि रमेश ईरानी के साथ रामद्वारा के बीच एक करोड़ों की प्रॉपर्टी को लेकर, एक ज़मीन को लेकर पिछले 20 सालों से कानूनी लड़ाई चली आ रही है, और रामद्वारा का जो चित्तौड़गढ़ का प्रभारी है वो वही रमता राम है। और रमता राम को ऐसा लगता है कि अगर ये लीगल केस या लीगल बैटल लंबा खींच रहा है और रमेश ईरानी से वो ज़मीन का कब्ज़ा पूरी तरह अपने हक में नहीं ले पा रहे हैं, तो इससे उसको नुकसान हो रहा है, और इसीलिए उसने ये पूरी साजिश या पूरा मर्डर प्लान किया है। ऐसा रमेश जो विक्टिम थे उनके घर के लोगों का कहना था। अब पुलिस, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब छानबीन कर रही थी तो पुलिस को ये पता चला कि जो शूटर है मनीष दुबे, उससे भजना राम की बातचीत होती है, और भजना राम उसी रामद्वारा से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने अब भजना राम को पकड़ लिया और भजना राम से पूछताछ की कि भाई इस मनीष दुबे से कैसे तुम बातचीत कर रहे हो, क्यों बात कर रहे हो, बनारस का ये आदमी तुम्हारे कनेक्शन में कैसे है? तो जब ये सारे सवाल होने लगे तो मनीष दुबे जो है वो टूट गया। उसने कहा कि देखिए ये तो शूटर है, सुपारी किलर है, इसको हायर किया गया था। पुलिस ने अब मनीष दुबे शूटर को और भजना राम को, इन दोनों को एक साथ बिठाकर पूछताछ की और दोनों से ये कबूलवाया कि आखिर शूटर ने किसके कहने पर शूट आउट किया और भजना राम ने अगर इस शूटर को कोई सुपारी दी तो किसके कहने पर दी, कॉन्स्पिरेसी क्या है। तो इन दोनों से पूछताछ करने के बाद वही बात सामने आई जिस बात का डर लोगों को था और जिस बात की शिकायत रमेश ईरानी के घर के लोग कर रहे थे। रमता राम का ही नाम सामने आया। दोनों ने मिलकर ये बताया कि इस शूट आउट के लिए रमता राम ने ही उन्हें सुपारी दी है। भजना राम जो है वो इस मामले का एक फैसिलिटेटर है, शूटर मनीष दुबे है, कुछ एक और लोग इस मामले में शामिल हैं और मेन कॉन्स्पिरेटर रमता राम है। पुलिस को अब लगा कि रमता राम से पूछताछ ज़रूरी है क्योंकि ये दोनों लोग रमता राम की बात कबूल कर रहे हैं। तब तक पुलिस कई सारे डिजिटल एविडेंस कलेक्ट करती जा रही थी। वो रमता राम से भजना राम की बातचीत हो, भजना राम की मनीष दुबे से बातचीत हो, कत्ल से पहले कत्ल के बाद कब कब बातचीत हो रही थी, इन सारे चीज़ों के एविडेंस पुलिस कलेक्ट करती जा रही थी। उनके लोकेशन की डिटेल भी कलेक्ट करती जा रही थी। इस बीच रमता राम को पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया, एक नोटिस दिया। पता चला रमता राम जो भीलवाड़ा में महाशय प्रवचन कर रहे थे, उन्होंने वहाँ प्रवचन की दुकान समेटी, मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ किया
और नदारद हो गया, गायब हो गया। ऐसे गायब हुआ कि फिर चित्तौड़गढ़ की पुलिस ढूंढती रह गई और रमताराम का कोई पता नहीं चला। धीरे धीरे हमने एक एक कड़ी को सुलझाने का प्रयास किया और डिजिटल साक्ष्य और इस कड़ी को जब हमने और खोजा तो हमने पाया कि सन 2023 में भी एक ऐसा अटेम्प्ट श्री ईनानी के ऊपर हुआ था और खोजा तो उस जमीन से संबंधित जिसकी इस घटनाक्रम में बात चली थी, ये लगभग 20 साल पुराना जमीनी विवाद भी था जो श्री ईनानी और तत्समय रामद्वारा के जो अधिकृत अधिकारी थे श्री रमताराम उनके बीच में ये चीज़ चल रही थी। जब इस सब चीज़ों को हमने कड़ी से कड़ी मिलाई तो हमें पता लगा कि जो शूटर है इसका संबंध वाराणसी उत्तर प्रदेश से है, तो हमने हमारी टीमें वहाँ भेजी और जब और खोज की गई तो हमें ये पता लगा कि इसके अंदर एक स्थानीय अन्य श्री भजनाराम नाम के रामद्वारा के जो इस समाज के और भी व्यक्ति हैं उनका भी इसमें रोल है, क्योंकि भजनाराम से शूटर मनीष का एस्टैब्लिशमेंट हो गया, उनके कनेक्शंस का। उत्तर प्रदेश में हमें वो लोग मिल गए जिन्होंने इस शूटर को ये वेपन उपलब्ध कराया था, जिसमें से एक जो फाइनल कड़ी का आदमी है वो अभी भी लंबित है, उसको अभी अरेस्ट नहीं कर पाया। जब श्री भजनाराम और श्री मनीष दुबे को हम आमने सामने हमने किया तो हमारे सामने बड़े आश्चर्यजनक और बहुत ही गंभीर खुलासे आए, जो इस बात को उन्होंने पुष्ट किया कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे एक लंबी साजिश है। वो साजिश अंततः जाके श्री रमताराम तक पहुंचती है। ना किसी प्रकार का कोई राजनीतिक, ना किसी प्रकार का कोई सांस्कृतिक या अन्य किसी प्रकार की कोई घटना नहीं थी जिसका आवरण उन्होंने लेने का प्रयास किया है। इस पूरे घटनाक्रम में आज यानी 10 मई को पूरे 6 महीने बीत गए हैं और श्री रमताराम के जैसे ही हमने जब भजनाराम और मनीष दुबे को हमने हमारी कस्टडी में लिया था तो हमने इनको नोटिस दिए थे कि आपसे भी कुछ सवालात हमें करना है, कुछ बातों की पुष्टि करनी है। तत्समय वो भीलवाड़ा में एक कथा कर रहे थे और इमीडिएटली हमारे नोटिस पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी मोबाइल को बंद किया और अपनी पूरी पहचान को छुपाते हुए वो वहाँ से फरार हो गए। महीना, 2 महीना, 3 महीना गुजरता चला गया, रमताराम के बारे में पुलिस को कोई लीड नहीं मिली। भजनाराम को पुलिस ने कायदे से टाइट किया, पूछताछ की, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पुलिस ने पहले रमताराम के नाम 10,000 रुपये का इनाम रखा, फिर उसे बढ़ाकर 25,000 किया, फिर बढ़ाकर 50,000 किया, लेकिन रमताराम का कोई पता नहीं चल रहा था। पुलिस की टीम अलग अलग जगहों पर जब जानकारी मिलती भी थी तो पुलिस की टीम वहाँ दबिश देती थी। साउथ इंडिया तक घूम कर आ गई राजस्थान के छत्तीसगढ़ की पुलिस, लेकिन वहाँ पर भी रमताराम को वो गिरफ्तार नहीं कर पाई। 6 महीने बाद, इसी मई के महीने में, उस घटना के बाद अब पुलिस को ये पता चला कि रमताराम शहर में है और एक मंदिर में छुपा हुआ है। पुलिस ने वहाँ दबिश दी और इस बार सूचना बिल्कुल सही थी। चित्तौड़गढ़ के उस मंदिर में रमताराम छुपा हुआ था। पुलिस ने उसको पकड़ा, उससे सख्ती से पूछताछ कर रही है फिलहाल पुलिस, और उसने शुरुआती पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। कत्ल के पीछे कहानी वही है, करोड़ों की ज़मीन पर कब्जा करने का खेल, दावेदारी, वर्चस्व, और इन्हीं चीज़ों में आकर रमताराम ने कत्ल की सुपारी दी। आप सोचिए, ये कैसे संत हैं जो किसी की हत्या करने के बारे में सोच सकते हैं। सोचना ही अपने आप में बहुत बड़ा जुर्म है, पाप है, और यहाँ सोच तो बहुत दूर की बात, ये बाकायदा सुपारी दे देते हैं, कत्ल करवा देते हैं। पुलिस की जो अब तक की तफ्तीश है उसके मुताबिक पुलिस का दावा है कि रमताराम इस केस का मास्टरमाइंड है और उसी ने सुपारी देकर ये कत्ल करवाया है। बहुत हैरान करने वाली कहानी। मुझे लगा कि आप लोगों को इस स्टोरी से, इस घटनाक्रम से वाकिफ़ कराना चाहिए, तो हमने बताई। आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पर ज़रूर बताइएगा। और इस पेशकश में मेरी कोशिश ये भी होगी कि पुलिस वालों के, जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं, उनके इंटरव्यू के कुछ हिस्से भी आप लोग देख पाएँ। होपफुली अब तक आप लोगों ने देख भी लिया होगा, क्योंकि मैं लास्ट पोर्शन में बोल रहा हूँ ये बात, और सीसीटीवी फुटेज वगैरह तो खैर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ही। आज के लिए इतना ही। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।